हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 8। ठीक है, हम लोग एसएसटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सीटेट पेपर 2 की हम तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का विभाजन किया गया था। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए, स्वर्ग के देवता, वायुमंडल के देवता। दूसरा ऑप्शन है स्वर्ग के देवता, पार्थिव देवता। तीसरा है वायुमंडल के देवता, पार्थिव देवता। और लास्ट है डी ऑप्शन है हमारा, स्वर्ग के देवता, वायुमंडल के देवता और पार्थिव देवता। तो ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का जो विभाजन है वो 3 भाग में किया गया था। ठीक है, स्वर्ग के देवता, वायुमंडल के देवता और पार्थिव देवता। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन स्वर्ग के देवताओं के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अब जो 3 पार्ट में डिवाइड थे ना, स्वर्ग के देवता, वायुमंडल के देवता और पार्थिव देवता, तो स्वर्ग के देवताओं के अंतर्गत जो देवता आते थे उनके बारे में यहाँ हमको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, अदिति, उषा और वरुण। दूसरा ऑप्शन है अदिति, उषा, मरुत। तीसरा है उषा, वरुण, मरुत। और लास्ट है वरुण, रुद्र और अदिति। ठीक है, तो स्वर्ग के देवता के अंतर्गत अदिति, उषा और वरुण ये देवता आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अदिति, उषा और वरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में धर्मन, ठीक है, ऋग्वेद में धर्मन शब्द का प्रयोग किया गया है धार्मिक आचार्यों के लिए, धार्मिक अधिकारियों के लिए, धार्मिक विभाग के प्रमुख के लिए, और लास्ट ऑप्शन है हमारा कानून के लिए। ठीक है, तो धर्मन शब्द का जो प्रयोग है ये कानून के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए धर्मन शब्द है तो उसको धर्म से रिलेटेड आप लोग उसका कोई रिलेशन मत जोड़िएगा। ठीक है, तो धर्मन शब्द का क्या मतलब है, वो किस लिए यूज किया जाता था? कानून के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऋग्वेद काल में अविवाहित रहने वाली कन्याओं को कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता था, जो अविवाहित रहती थी। तो देखिए ऑप्शन देखिए, कवारी, अविवाहिता, सुश्री या अमाजू। तो ऋग्वेद काल में अविवाहित जो कन्याएं होती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? अमाजू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शुक्ल और कृष्ण 2 शाखाएं हैं। ये मैं पहले भी आपको, इससे पहले का जो वीडियो है उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो शुक्ल और कृष्ण 2 शाखाएं हैं, किसकी हैं? ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की या अथर्ववेद की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद, है ना। कृष्ण जो है, शुक्ल और कृष्ण ये दोनों शाखाएं किसकी हैं? यजुर्वेद की हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में वर्णित दशह राज युद्ध, ठीक है ना, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन देखिए, गंगा नदी, बी गोमल नदी, सी सतलज नदी और डी रावी नदी। तो जो 10 राज युद्ध था ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद काल में मुद्रा के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, जो मुद्राएं बनाई जाती थी उसके लिए प्रयोग में लाया जाता था वृषभ, निष्क, अश्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी जानते ही हैं कि जो निष्क है ये एक धातु है और इसका जो उपयोग है ये मुद्रा बनाने के लिए किया जाता था ऋग्वेद में। ठीक है ना, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 8th नंबर है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए पहले देख लेते हैं क्या है। बोगाज कोई शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैंने ये देखा है, ये शायद
केवी के एग्जाम में किसी ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है, कि बुगाज कोई जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, भारत में, मिस्र में, ईरान में या एशिया माइनर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एशिया माइनर। बुगाज कोई शिलालेख जो है वो एशिया माइनर में प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बुगाज कोई शिलालेख से यह प्रमाणित होता है, ये ज़्यादा यहाँ ये गलत हो गया है, ठीक है कि आर्य ईसा पूर्व 1400 में एशिया माइनर में, यानी थोड़ा उल्टा लिख दिया है, 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर में थे। इस शिलालेख में किस बात का उल्लेख है? ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि यहाँ बोला जा रहा है कि बुगाज कोई शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि आर्य 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर में थे। ठीक है, इस शिलालेख में किस बात का उल्लेख है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन, सप्तसैंधव प्रदेश का, भारत की कुछ नदियों का, भारत के कुछ नगरों का, वरुण, मरुत, इंद्र आदि ऋग्वैदिक देवताओं का। तो किस चीज से हमें यह पता चला कि जो बुगाज कोई शिलालेख है उस पे ऐसा क्या हमने प्राप्त किया जिससे हमें पता चला कि जो आर्य थे वो 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर में थे? ठीक है, यहाँ सवाल यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस चीज से हमें पता चला, क्या उस शिलालेख पे हमें ऐसा क्या लिखा हुआ प्राप्त हुआ है? सप्तसैंधव प्रदेश के बारे में वहां कुछ लिखी हुई थी, या भारत की कुछ नदियों के बारे में बताया गया है, या भारत के कुछ नगरों के बारे में, या वरुण, मरुत, इंद्र आदि ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। बुगाज कोई शिलालेख पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो बुगाज कोई शिलालेख में वरुण, मरुत, इंद्र आदि ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग, ये पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुगाज कोई शिलालेख का समय है। ठीक है, बुगाज कोई शिलालेख का समय है 1200 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व या 2000 ईसा पूर्व। तो अभी अभी हमने जो इससे पहले जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने पढ़ा ना, तो बुगाज कोई शिलालेख जो है उसका समय क्या है? 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में अधिवास, ठीक है, वस्त्र पहना जाता था। ठीक है, ऋग्वेद काल में अधिवास वस्त्र पहना जाता था शरीर के ऊपरी भाग पर, शरीर के निचले भाग पर, शरीर के मध्य भाग में या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऋग्वेद काल में फ्रेंड्स अधिवास जो होता था ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता था। ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए, ऋग्वेद काल प्रयुक्त कंकण था। क्या था कंकण? एक प्रकार का वाद्य यंत्र था, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र या पत्थर का एक छोटा सा भाग। तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो कंकण है ये एक प्रकार का आभूषण था। ठीक है, क्या था? एक प्रकार का आभूषण था। चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न इसमें देख लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी शायद 31 समथिंग या उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन है, तो फटाफट हम देख लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद काल में तक्षण कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद काल में तक्षण किसे कहा जाता था? बढ़ई को, माली को, पानी पिलाने वाले को या कुम्हार को? ठीक है, तो फ्रेंड्स ऋग्वेद काल में तक्षण जो है वो बढ़ई को कहा जाता था। ठीक है, तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। ठीक है, देखिए ये सूची वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो हमारा सूची 1 में है निष्क,
ए, बी है कर्ण शोभन, सी है क्रम्ब, डी है रुकम। ठीक है, सूची 2 में है कानों में पहनने वाला आभूषण, वक्ष स्थल पर धारण किया जाने वाला आभूषण, गले में पहनने वाला हार या सिर पर धारण किए जाने वाला आभूषण और माथे का टीका। ठीक है, 5 पॉइंट। एक में दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या है लास्ट, क्या है, माथे का टीका। तो इसका करेक्ट जो होगा, आइए इसको पहले हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए निष्क, निष्क क्या था, गले में पहनने वाला हार। ठीक है, निष्क क्या होता था, गले में पहनने वाला हार होता था। ठीक है, कर्ण शोभन तो आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा, कानों में पहनने वाला आभूषण। ठीक, अब देखिए क्रम्ब, क्रम्ब क्या था, माथे का टीका। ठीक है, मांग टीका जो होता है तो उसे क्रम्ब कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद है हमारा रुकम। तो रुकम क्या होता था, ये वक्ष स्थल पर धारण किए जाने वाला आभूषण था। महाभारत वगैरह में, रामायण में आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े जो गोल्डन जो ज्वेलरीज दिखाई जाती है पूरे वक्ष स्थल पे जो रहती है। ठीक है, तो उसे रुकम कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हमारा क्या, इसमें जो हमारा जो नीचे कूट दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए ए का 3, ए का 3, तो ए का 3 तो देखिए और भी ऑप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी का 1, बी का 1, तो ठीक है, देखा आपने बी का 1 यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी इन सब में कहीं भी नहीं है, है ना। तो इसका मतलब कि यहीं से हमें पता चल गया कि जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा, लेकिन फिर भी हम आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्रम्ब सी का 5 है, तो सी का 5 यहाँ दिया हुआ है, और डी का 2, तो डी का 2 भी यहाँ दिया हुआ है। लेकिन देखिए हमने दोबारा चेक कर लिया तो सही है, क्योंकि यहाँ डी का 2 यहाँ भी दिया हुआ था, है ना। तो ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, बी वाला। तो ये जो चीजें हैं जो यहाँ पर हमने मैच किया है, इन्हें आप याद रखिएगा कि निष्क क्या है, गले में पहनने वाला हार, कर्ण शोभन कानों में पहनने वाला आभूषण, क्रम्ब माथे का टीका, और रुकम वक्ष स्थल पर धारण किए जाने वाला आभूषण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेम ऐसे ही है, सूची वाला ही है, मिलान करने वाला। देखिए यहाँ सूची 1 है और यहाँ सूची 2, इसमें वेद दिए हुए हैं, इसमें ब्राह्मण। ठीक है, तो पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और उनके ब्राह्मण यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐत्रेय, छांदोग्य, शतपथ और गोपथ। ठीक है, तो इनको हमको मिलान करना है। ठीक, तो चलिए मिलाते हैं। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को ये पढ़ा दिया था, तो आप लोग को याद ही होगा अगर आपने वीडियो देख लिया होगा, और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो पिछले के जो वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखिए। चलिए, तो ऋग्वेद ब्राह्मण, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, ऐत्रेय। ठीक है, सामवेद का छांदोग्य, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, यहाँ देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पूरा देख लीजिए, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि जो ऋग्वेद का है, ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद का है, छांदोग्य किसका है, सामवेद का, शतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का, और गोपथ किसका है, अथर्ववेद का। ठीक है, चलिए नीचे भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहां भी वैसे दिया होगा, सूची 1 और सूची 2, इसमें ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी कृष्ण यजुर्वेद और डी शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और यहाँ पर कौस्तिकी ब्राह्मण, जेमनीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, एक सेकेंड।
हाँ, यहाँ देखिए ये इसका कूट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। लेकिन आइए पहले यहाँ हम देख लेते हैं, एक्चुअली ये 2 पेज पे हो गया है तो कोई बात नहीं, आइए हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होगा ये। तो देखिए क्या है ऋग्वेद का, देखिए आप सभी जानते ही है कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद का है, ठीक है ना। सामवेद का जेमनीय ब्राह्मण, ठीक। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अगर अलग अलग पूछा जाए, जैसे यहाँ पर जो कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है, तो इनके अलग अलग, क्योंकि इनकी 2 शाखाएं हैं, है ना, कृष्ण और शुक्ल है, तो अगर इनके दोनों के अलग अलग ब्राह्मण पूछे जाएंगे तो आपको अलग अलग याद रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण वो किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। तो चले आगे बढ़े, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखिए यहाँ पे सेम वही है, सूची है, दोनों तरफ आपको मिलान करना है। तो ए सूची 1 में है, देखिए ए किसान, बी कृत्रिम कुआं, सी है जौ और डी है वैध, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जौ है यव, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। वैध भीषज, ठीक है, वैध कौन है, भीषज है, ठीक है। और आपका किसान जो है वो चरशनी, ठीक। और कृत्रिम कुआं इसे क्या कहा जाता था, अवध कहा जाता था। यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो ये जो नाम है, इन्हें ऋग्वैदिक पीरियड में किस नाम से लोग जानते थे, किस नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था, तो ये नाम है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो किसान है उसे चरशनी कहा जाता था, ठीक है। और जो कृत्रिम कुआं होता था उसे अवध कहा जाता था, जौ को यव कहा जाता था, वैध को भीषज कहा जाता था, ठीक। चलिए तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए क्या है, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ए का 1 तो देख रहे हैं कई जगह है ना, तो चलिए इसको छोड़ते हैं। बी का 2, तो बी का 2 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, इसको भी छोड़ते हैं। सी का 4, तो यहाँ हमारे सी का 4 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर भी है ना, तो यानी कि हमें लास्ट भी चेक करना होगा। डी का हमारा 3 है, ठीक है ना, डी का 3 है ना, तो डी का 3 देखिए फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ दिया हुआ है ना, बाकी सब में नहीं दिया हुआ, यानी कि जो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो ए वाला होगा, है ना, जो ए होगा वो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 18, चलिए देखते हैं। यहाँ भी सेम वैसे ही है, सूची है, ठीक है, आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में देखिए ए है पूरब, बी है स्पष्ट, सी है शर्ध और डी है दूत, ठीक है। और यहाँ देखिए सूची 2 में दिया हुआ है 1 गुप्तचर, 2 सैनिक इकाई, 3 दुर्ग का प्रधान और 4 विभिन्न राज्यों में प्रस्ताव लेकर जाने वाला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए इसको पहले मिलान कर लेते हैं। पूरब, ठीक है, तो पूरब जो होता था वो कौन होता था, दुर्ग का प्रधान होता था, ठीक है। पूरब कौन होता था, दुर्ग का प्रधान होता था, ठीक है। उसके बाद स्पष्ट, स्पष्ट कौन होता था, गुप्तचर होते थे, जो गुप्तचर होते थे उन्हें स्पष्ट कहा जाता था, ठीक है। शर्ध, शर्ध क्या थी, सैनिक इकाई थी, ठीक है। और दूत, ठीक है, दूत और गुप्तचर में अंतर समझिएगा और करेक्ट
जो आंसर होगा उसे लगा के आइएगा, ठीक है। तो जो दूत है, दूत का काम क्या था? विभिन्न राज्यों में प्रस्ताव लेकर जाने वाला, इसे दूत कहा जाता था। ठीक, समझ गए आप लोग? तो चलिए अब देखते हैं इसका करेक्ट जो इसमें से ऑप्शन है वो कौन सा है। तो देखिए ए का 3, ए का 3, तो ए का 3 देखिए फ्रेंड्स सिर्फ यहीं पर है बी वाले ऑप्शन में, ठीक है, बाकी जगह नहीं है। बट आइए हम आगे जो है उनको भी चेक कर लेते हैं। बी का 1, तो बी का 1 भी सिर्फ बी वाले ऑप्शन में ही है, ठीक है, यहाँ नहीं है, यानी कि 2 करेक्ट हो गया है। तो यानी कि हमारा ये बी वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। बट आइए आगे भी चेक कर लेते हैं। शर्द, शर्द जो है सी का 2, सी का 2, तो सी का 2 यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी दूत जो है डी का 4, तो डी का 4 देखिए सब में दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा है बी वाला ये हमारा करेक्ट है, ठीक। जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर बी होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19। तो यहाँ देखिए नदियों के नाम है, ठीक है, नदियों के प्राचीन नाम और नदियों के नवीन नाम, ठीक है। अब इनको आपको मैच करना है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले नदियों के जो प्राचीन नाम है, ए कुंभा, बी क्रुमु, सी परुष्णी। और यहाँ भी देखिए नदियों के नवीन नाम में है ए काबुल, दूसरा है कुर्रम, तीसरा है रावी और चौथा देख लेते हैं क्या है, अस्किनी, ठीक है। जो पुराना नाम है प्राचीन नेम जो है, और जो नवीन नाम है जो नया नाम है चिनाब, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है 2 पेज में है, इसलिए जरा मैं इसको पहले पूरा खोल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। कुंभा जो प्राचीन जो नाम है, इसका नया नाम क्या है, नवीन नाम काबुल, ठीक है। क्रुमु इसका क्या है, कुर्रम। परुष्णी किसे कहा जाता है, रावी नदी को कहा जाता है, परुष्णी रावी नदी, ठीक है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी है। जितनी भी ये जो 5 नदियां हैं ना, जो सिंधु की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके जो पुराने नाम है ये तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और अस्किनी चिनाब, ठीक है। यानी कि हमारा क्या ऑप्शन हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर कहाँ पर है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि जो बी वाला है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर है, 1 सेकंड रुकिए। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न बहुत सारे आते हैं। उत्तर वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देखिए, ए उत्तर वैदिक काल में राज्य की समस्त भूमि राजा की होती थी, ठीक है। दूसरा, राजा किसी को भी राज्य से निर्वासित कर सकता था। तीसरा, राजा को बलि, शुल्क एवं भाग कर के रूप में प्राप्त होते थे, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है, प्रायः यह कर आय का 1/6 होता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए नीचे से ही हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। तो देखिए प्रायः यह कर आय का 1/6 पार्ट होता था, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये सत्य है। राजा को बलि, शुल्क एवं भाग कर के रूप में मिलते थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, एक बलि, शुल्क और भाग ये क्या हैं, तो ये सभी क्या है, ये कर के प्रकार है, टैक्स के प्रकार हैं, ठीक है। तो यानी कि ये भी करेक्ट है। राजा किसी को भी राज्य से निर्वासित कर सकता था, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये तीनों सही हैं तो असत्य कौन सा है, ए वाला, उत्तर वैदिक काल में राज्य की समस्त भूमि राजा की होती थी, ये सही नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
चलिए देख लेते हैं। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में रत्नी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में रत्नी का उल्लेख मिलता है। सेनानी, पुरोहित, युवराज। बी है महिषी, सूत, ग्रामीणी। सी है क्षता, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप। और डी है उपयुक्त सभी। तो शतपथ ब्राह्मण में रत्नी का उल्लेख इन सभी में मिलता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 22, ठीक है। अब देखिए क्या है। उत्तर वैदिक काल में पासे के खेल में राजा को सहयोग प्रदान करने वाले को कहा जाता था। पासा का खेल आपको पता है ना, जो महाराज जो ये थे, क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर, उनका और उनके भाइयों और जो शकुनी थे, ठीक है ना, उनके बीच में खेला गया था ना, तो आप लोग को पता ही होगा। तो ऑप्शन देखिए, ए है अक्षवाप, बी है क्षता, सी है महिषी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पासे के खेल में, उत्तर वैदिक काल में पासे के खेल में राजा को सहयोग प्रदान करने वाला अक्षवाप होता था, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पर कि उत्तर वैदिक काल में जनता को कर अदा करना पड़ता था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, बलि, शुल्क, भाग, डी है सभी। तो ये सभी प्रकार के जो कर हैं, ये उत्तर वैदिक काल में जनता को अदा करना पड़ता था, ठीक है। ये सभी तरह के जो टैक्स हैं वो उत्तर वैदिक पीरियड में जो लोग थे, जो जनता थी, वो पे करती थी, ठीक। चलिए चलते हैं फटाफट 24वें प्रश्न पे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है। चलिए देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। अब यहाँ भी वही सत्य और असत्य वाली कहानी है, तो आइए देख लेते हैं। ए है, राजा की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी, ठीक है। दूसरा है, राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया था। तीसरा, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि राजा पर सभाओं का प्रभाव था, ये सभाएं प्रजापति की पुत्री कही जाती थी। और डी है, अंतिम चरण में ब्राह्मण, एक सेकेंड, अंतिम चरण में ब्राह्मण की परिषद का राजा पर प्रभाव था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लीजिए, जो नीचे वाला है, अंतिम चरण में ब्राह्मण की परिषद का राजा पर प्रभाव था, ये बिल्कुल सही है। उस टाइम में, उत्तर वैदिक पीरियड में, राजा के बाद अगर किसी का स्थान होता था तो वो जो ब्राह्मण होते थे, जो पुरोहित होते थे, उन्हीं का होता था। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि राजा के दरबार में राजा के बाद किसका स्थान सर्वोच्च माना गया है, तो ब्राह्मण का, ठीक है। ब्राह्मण लिखा हो या पुरोहित लिखा हो, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है। दूसरा है कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि राजा पर सभाओं का प्रभाव था और ये सभाएं प्रजापति की पुत्री कही जाती थी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बी वाला देखते हैं कि राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया था, ठीक है। और ए वाला क्या है, राजा की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी। तो बात सही है, राजा की जो शक्ति थी उसमें वृद्धि हो रही थी, लेकिन राजा पूरी तरीके से निरंकुश नहीं था, ठीक है। तो ये जो है ये असत्य है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 25। देखिए, उत्तर वैदिक काल में भूमि व संपत्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहला है, कृषि के लिए भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को मान्यता प्राप्त थी। दूसरा है, शूद्रों को संपत्ति व भूमि पर अधिकार नहीं था। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, ये यहां हमें बताना है। व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता नहीं थी। और लास्ट है, स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं था, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी वाला, ठीक है। जो सी वाला है कि व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता नहीं थी, ठीक है, ये सत्य नहीं है।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला, व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता नहीं थी। ठीक है, चलिए 26 देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया जाता था, कितने दिन तक किया जाता? जो वाजपेयी यज्ञ किया जाता था वो कितने दिनों तक उसका जो आयोजन है वो कितने दिनों तक चलता था? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 17 दिन? तो वाजपेयी यज्ञ जो है उसका आयोजन 17 दिन तक किया जाता था। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डी, 17 डेज। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 27। चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले को कहा जाता था। ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले को जो उत्तर वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता था? लेखाधिकारी, लेखालिपिक, अक्षवाप या भागदूत। ठीक है, तो आय व्यय का जो लेखा जोखा रखने वाला था उसे भागदूत कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। तो फ्रेंड्स ये जो है ये थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ कि उत्तर वैदिक काल में आय व्यय का लेखा जोखा जो रखते थे, जो भी करता था वो कौन होता था? बताइए, वो होता था अक्षवाप, सी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आय व्यय का लेखा जोखा जो रखता था उसे अक्षवाप कहा जाता था, वो अक्षवाप होते थे। ठीक है, भागदूत नहीं। ये यहाँ पर मैंने रॉन्ग कर दिया था, सॉरी। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 28 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में संदेश वाहक को कहा जाता था पालागक, दूत, उग्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पालागक। ठीक है, क्या कहा जाता था? पालागक। संदेश वाहक को पालागक कहा जाता था। ठीक है, अब 29वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। आइए देखते हैं क्या है। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलन में थे? तो सभी जानते हैं, फिर भी आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 10 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह, 5 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक पीरियड में 8 प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित थे। ठीक है ना, प्रचलन में थे। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं क्या है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ए, स्त्रियों की दशा अच्छी थी, वे सभाओं और परिषदों में भाग लेती थीं। बी, पत्नी के रूप में स्त्रियों को गृह स्वामिनी माना जाता था और उन्हें सम्मान प्राप्त था। स्त्री वयस्क होने पर ही विवाह करती थी तथा उन्हें अपने पति के चयन का अधिकार था। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आइए देख लेते हैं क्या है। लास्ट है हमारा कि पर्दा प्रथा नहीं थी, सामाजिक व धार्मिक कार्यों में स्त्रियां भाग लेती थीं। ठीक है, लास्ट हमारा ऑप्शन है पर्दा प्रथा नहीं थी, सामाजिक व धार्मिक कार्यों में स्त्रियां भाग लेती थी। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ आइए देखते हैं। ये देखिए, इसका जो पहला वाला जो ऑप्शन है, स्त्रियों की दशा अच्छी थी और वे सभाओं और परिषदों में भाग लेती थी, ये असत्य है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है? ए वाला। ठीक है, चलिए 30 प्रश्न हो गए हमारे, आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता बन गए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता बन गए थे। ए, इंद्र वरुण मरुत, बी, इंद्र विष्णु मरुत, सी, मरुत विष्णु प्रजापति या डी, प्रजापति विष्णु रुद्र।
तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? प्रजापति, विष्णु और रुद्र। ठीक है, ये तीनों प्रमुख देवता बन गए थे उत्तर वैदिक पीरियड में। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32। अब देखिए यहाँ क्या है, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की स्थिति थी। ठीक है, सभा और समिति, जिसे कि प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है, उनकी स्थिति के बारे में यहाँ हमें बताना है कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की स्थिति थी। ए, सभा और समिति का महत्व ऋग्वेद काल की तुलना में कम हो गया था। बी, सभा और समिति का महत्व ऋग्वेद काल की तुलना में बढ़ गया था। ठीक है, सभा और समिति अस्तित्व समाप्त हो गया था। और लास्ट है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए वाला। ठीक है, सभा और समिति का महत्व ऋग्वेद काल की तुलना में कम हो गया था। ठीक है, जो सभा और समिति का जो महत्व ऋग्वैदिक पीरियड में था, वो लेटर वैदिक पीरियड में वो जो महत्व था, उनका जो इंपॉर्टेंस था वो कम हो गया था उसके तुलना में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए वाला। ठीक है, ए वाला। चलिए देखिए, ये सारी चीजें तो आपको समझनी होंगी और इन्हें याद रखना होगा, क्योंकि प्रश्न जो हैं इसी तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। तो चीज़ों को जब आप समझिएगा तो ही इसका करेक्ट आंसर आप वहाँ दे पाइएगा। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए 33वां प्रश्न है हमारा, 33 प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में राजद्रोह के लिए किस प्रकार का दंड दिया जाता था? ठीक है, राजद्रोह के लिए किस प्रकार का जो दंड है वो दिया जाता था? तो ए है अंग भंग, यानी कि अंग भंग कर देना, हाथ वाथ काट देना, हाथ पैर आंख वाँख निकाल देना। ठीक है, बी है आजीवन कारावास, सी प्राण दंड, या डी देश निकाला। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो भी राजद्रोह करता था उसे सीधा सीधा प्राण दंड दे दिया जाता था। ठीक है, चलिए 34, प्रश्न संख्या 34। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा न्यायकर्ता होता था। ठीक है, ग्रामीण, बी राजा, सी न्यायाधीश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा उत्तर वैदिक पीरियड में सबसे बड़ा न्यायकर्ता कौन होता था? ग्रामीण तो बेचारा कैसे भी नहीं होगा, तो कौन होता था? राजा होता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा न्यायकर्ता राजा होता था। इसका आंसर तो आप लोग ऐसे ही लगा देंगे, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 35। उत्तर वैदिक काल में राज्य थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राज्य थे कुरु, विदेह, कौशल, उपयुक्त, सभी। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से राज्य थे। इनमें से ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से जो राज्य हैं वो उत्तर वैदिक काल में थे? कुरु, विदेह, कौशल या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कुरु, विदेह, कौशल ये तीनों ही राज्य थे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 4 प्रश्न और हैं अभी हमारे पास, तो आइए देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक को कथन ए और दूसरे को आर कारण, ठीक है, कहा गया है। दिए गए कोड्स के आधार पर अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये इस तरीके का आपको भी आएगा, ए तथा आर दोनों सही है, तथा ए तथा ऑप्शन ए में देखिए फिर से मैं पढ़ देती हूँ, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, बी ऑप्शन में है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और लास्ट है हमारा ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इनको इसके अकॉर्डिंग हमें हम जो भी प्रश्न आगे पढ़ेंगे उसमें जो करेक्ट आंसर होगा उसे हमें यहाँ चूज करना है। ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग हमें उसको चूज करना है। तो आइए पहले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं।
तो देखिए क्या है, कथन ए, उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान और कृष्णल का प्रचलन हो गया था। ठीक है, सही है क्या? ये सही है ना कथन, ये वाला बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान और कृष्णल का प्रचलन हो गया था। अब कारण देखिए, आर क्या दिया है, निष्क, शतमान और कृष्णल का प्रयोग सिक्कों के रूप में नहीं किया जाता था। ये करेक्ट है? बताइए। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट ही गलत है ना। निष्क, शतमान और कृष्णल जो है इनका प्रयोग सिक्कों के रूप में ही किया जाता था। और यहाँ दिया रहा है, क्या दिया जा रहा है कि निष्क, शतमान और कृष्णल का प्रयोग सिक्कों के रूप में नहीं किया जाता था, यानी कि ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो यानी कि हमारा ए सत्य है और आर असत्य है। तो ये किस ऑप्शन में, देखिए सी में है ना, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो करेक्ट आंसर को होगा सी। ठीक है, जब आपको ओएमआर शीट पे जब आप फिल करोगे तो आप अच्छी तरीके से पहले इसे पढ़ना, इसे समझ जाना, फिर प्रश्न को पढ़ना और उसको अच्छी तरीके से समझ के तब उसका सही उत्तर आप यहाँ से चूज करना और उसे अपने ओएमआर शीट पे फिल करना। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमारा कौन सा आंसर सही था? सी वाला ना, सी वाला है ना। चलिए प्रश्न संख्या 37, आइए देखते हैं क्या है। कथन ए क्या है, उत्तर वैदिक काल आर्थिक व्यवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, यहाँ पर में भी होगा। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई थी। कारण दिया हुआ है कि यव, धान, गेहूं, तिल आदि उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें थी। ठीक है, तो देखिए जो ये दे रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था जो थी यह अत्यंत शोचनीय हो गई थी। ठीक है, और यहाँ दिया है कि कारण जो दिया है, आर दिया है कि यह धान, गेहूं, तिल आदि उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो यव, धान और ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये उस समय की प्रमुख जो फसलें थी, मुख्य फसलें थीं। लेकिन जो ये ऊपर इन्होंने दे रखा है स्टेटमेंट में कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई थी, ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो यानी कि जब हमारा ए असत्य हो और आर सत्य हो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये है ना डी वाला। ठीक है, ए सत्य है, असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है, तो यानी कि डी। फ्रेंड्स, इस तरीके के प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के ही इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डी हमारा क्यों है? क्योंकि ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। ठीक है, चलिए अब ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम जो उसका उल्लेख है वो हमें कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो फ्रेंड्स, वर्ण शब्द का भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि वर्ण शब्द जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है भारतीय साहित्य में हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया आखिरी प्रश्न। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या शूद्र का? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें सर्वप्रथम हमें
शूद्र का उल्लेख हमें वहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शूद्र का जो उल्लेख है वो हमें इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि शूद्र का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे जो 39 प्रश्न थे वो आज यहाँ पूरे होते हैं। अब आप वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी बहुत से वीडियोस आपके लिए आने बाकी हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए। तो ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।